स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन के बहुत से फंक्शंस हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल। प्रोटेक्शन का काम करती है, सपोर्ट का काम करती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है कि कैसे मटेरियल, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल है, वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द सेल। तो उसी की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कि कैसे फोस्फोबायोलिपिड की लेयर में से किस तरीके से जो सब्सटेंस है वो उनकी मूवमेंट हो रही है, उनकी ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो मूवमेंट हमारे पास सबसे पहले दो तरीके की मूवमेंट होती है, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोनों में डिफरेंस है, वो हम कंप्लीटली पढ़ेंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा। अभी जस्ट हमें इतना याद रखना है कि कैसे कैसे मटेरियल है जो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास आउट हो रहे हैं और कौन से मटेरियल हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास आउट हो रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में से। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के भी फर्दर दो टाइप है, सिंपल ट्रांसपोर्ट है जिसे हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, एंड सेकेंड वन है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेम से ही क्लियर है, अगर सिंप्लीफिकेशन वे में डिफ्यूजन हो रही है या सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन अगर किसी चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है मटेरियल की तो उसे हम क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो सिंपल डिफ्यूजन में हमारे पास कौन कौन से सब्सटेंस आएंगे, डिफ्यूजन ऑफ नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर हेटिंग है। तो हमें पता है कि जैसे फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, उसमें जो टेल रीजन है वो भी किस नेचर का है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है। तो हाइड्रोफोबिक नेचर का होने के कारण उनमें से जो नॉन पोलर सब्सटेंस हैं या जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है वो इजिली क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो उस तरीके की डिफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एक मेन डिफरेंस आ जाता है वो यही डिफरेंस आता है, एटीपी का यूज होना या ना होना। पैसिव ट्रांसपोर्ट में विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम एनर्जी का यूज करते हैं, एटीपी का यूज किया जाता है सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। तो यही मेन डिफरेंस रहेगा इसमें। फैसिलिटेटेड का मीनिंग क्या मीनिंग है, कि किसी की हेल्प से, अगर किसी प्रोटीन, चैनल प्रोटीन के थ्रू हेल्प से हम कोई भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन तो उसे हम क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। हमारे पास जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, हमें पता है कि वो डायरेक्टली हाइड्रोफोबिक जो टेल का नेचर है फोस्फोलिपिड बाइलेयर में से उसमें से क्रॉस नहीं हो सकते हैं। तो उनको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हमारे पास कुछ चैनल्स होते हैं, प्रोटीन चैनल्स, जो कि प्रोटीन के बने हुए हैं, उनके थ्रू उन सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि हमें पता है कि आपने पढ़ा होगा, किसी भी सेल की रिकॉग्नाइजेशन करनी है, किसी भी मटेरियल को, रिसेप्टर होते हैं हमारी सेल के ऊपर, वो सब चीजें कहाँ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। किसी भी सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए, जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है, जितने भी अलग टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो सारे के सारे कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, वो हर तरीके के सब्सटेंस को अपने में से पास नहीं होने देगा। ऐसे स्पेसिफिक सब्सटेंस ही हैं जो कि उसमें से क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास मेन पार्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट का, वो ये है कि जो भी मटेरियल पास आउट होगा वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या है, पास आउट होगा। मीनिंग ऐसा प्लेस जहां पे उनकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, वहां से जहां पर उनकी कंसंट्रेशन कम है उनकी क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी फ्रॉम द हायर टू द लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है, लेकिन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीनिंग लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर। ऐसी सब्सटेंस, ऐसी जगह जहां पे ऑलरेडी उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है प्रेजेंट, वहां पे ट्रांसपोर्ट करवाने का मीनिंग क्या है, कि हमें किसी ना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, और वो एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलेगी, एटीपी की फॉर्म में मिलेगी। तो यही डिफरेंस है, पहले तो एनर्जी का मेन है। सबसे पहले बात करेंगे हम डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन होना या ट्रांसपोर्ट होना एक ही बात है, लेकिन हाँ, टेक्निकल डेफिनेशन में हम इसे क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, कहीं पे उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और दूसरी जगह पर उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो वो सब्सटेंस ऑटोमेटिकली डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए सबसे बेस्ट, लाइक हमने किसी रूम के कॉर्नर में एक परफ्यूम को स्प्रे किया है,
तो वो परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है हमें धीरे धीरे वो पूरे रूम में हम उस फ्रेग्रेंस को फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो परफ्यूम सब जगह पे क्या हो चुका है, डिफ्यूज हो चुका है। और इसी सिंप्लीफिकेशन एग्जाम्पल को अगर हम सेल के थ्रू स्टडी करें तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है या जो भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू देयर द लोअर कंसंट्रेशन, और धीरे धीरे इतना डिफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों तरफ उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास कोई भी एक सेल मेम्ब्रेन है, उसकी तरफ मॉलिक्यूल पड़े थे डाई के, हम बोल लें कि वाटर मॉलिक्यूल थे, हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो डाई के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे उस जगह पर ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो गए जहां पर उनकी कंसंट्रेशन क्या थी, कम थी, और एट लास्ट दोनों की कंसंट्रेशन बिल्कुल क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इस तरीके की ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। उसके बाद है हमारे पास जो डिफ्यूजन है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट की। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, किसी भी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, मान लो हमारे पास ये डाई के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये पहले वन कॉर्नर पे हमारे पास प्रेजेंट है, तो जैसे ही इनमें डिफ्यूजन होगी तो इक्वली सब जगह पे क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस में भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो सब्सटेंस है वो मूव करते हैं, बट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन मूव करते हैं। और हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, मीनिंग उसमें से सब्सटेंस, हर एक तरीके का जो सब्सटेंस है वो मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन डिफ्यूजन में इस तरीके की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारे पास जो भी गैसेस या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी क्या है, डिफ्यूज हो सकते हैं। अब डिफ्यूजन है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की, तो इन्होंने यहीं पे क्वेश्चनिंग की है, व्हाट मॉलिक्यूल्स कैन गेट थ्रू डायरेक्टली। क्या हर तरीके के सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट हो सकते हैं, या अगर जो पास आउट हो सकते हैं तो वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। सेकंड इन्होंने पूछा है कि क्या फैट्स और दूसरे जो लिपिड हैं वो भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो हम देखेंगे, पहले हम उनके बारे में बताएंगे कि जो जो मॉलिक्यूल है ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, लाइक पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमारे पास जो टेल का नेचर है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, सॉरी। तो उसमें से हाइड्रोफिलिक जो सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, तो उनको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई प्रोटीन चैनल्स या कैरियर प्रोटीन्स होने चाहिए जो कि एक साइड से मॉलिक्यूल को लेंगे और दूसरी साइड पे उसे क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। कुछ हमारे पास आयंस है, जैसे सोल्ट हो गए, अमोनिया हो गए, स्टार्च हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये सब भी क्या है, बिना एनर्जी की यूज किए हम इनको ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकते। हमारे पास ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चैनल्स, कौन कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिनके थ्रू जो सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे सेल में कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू जो सब्सटेंस है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या है, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बता दिया किस नेचर की होगी, सेमी परमिएबल नेचर की होगी। तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक क्या होंगे, चैनल्स होंगे जिनके थ्रू कुछ स्पेसिफिक जो सब्सटेंस है वो वहां से क्या हो सकते हैं, पास आउट हो सकते हैं। ऑस्मोसिस बता दिया आपको, डिफ्यूजन की एक फॉर्म है। द ओनली डिफरेंस इज डेट कि ऑस्मोसिस जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, और सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, और वो रेगुलेट करेगी किसके, वाटर के फ्लो को। और वाटर का फ्लो रेगुलेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि सेल में जो वाटर का अमाउंट है वो इक्वल रहे, ना ज्यादा हो ना कम हो। क्योंकि अगर वाटर का अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो वो ब्रस्ट हो जाएगी, और अगर वाटर का अमाउंट सेल में कम होगा तो वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो दोनों ही कंडीशन में वो फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए सेल में जो वाटर का लेवल है वो मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी लेवल को कौन मेंटेन करता है, ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है कि हमारी सेल में जो वाटर का बैलेंस है वो किस तरीके से मैनेज होता है। तो यहाँ पे हम इसको समझने के लिए 3 एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं, 3 तरीके के सॉल्यूशन लेते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड द लास्ट वन इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो सेल की कंसंट्रेशन से क्या है, कम है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो सेल की कंसंट्रेशन के क्या है, बराबर है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो है जिसकी कंसंट्रेशन सेल की कंसंट्रेशन के या सेल का जो लिक्विड मटेरियल है उसकी कंसंट्रेशन से क्या है, ज्यादा है।
कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मीनिंग क्या है, उसमें नंबर ऑफ सोल्यूट क्या है, ज्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एक हमारे पास सोल्यूशन है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, सोल्यूट एंड द सोलवेंट। तो सोल्यूट वो पार्टिकल्स हैं जो किसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और सोलवेंट वो है जो किसी की कंसंट्रेशन को क्या करता है, कम करता है। तो जितना ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे किसी सोल्यूशन में, उतनी उस सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। जितनी कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा वो वाटर मॉलिक्यूल को या सोलवेंट को क्या करेगा, कैप्चर करेगा या गेन करेगा। तो अगर हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में किसी भी सेल को रखा तो बाहर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, सेल की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो वाटर इनसाइड क्या है, मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हम इसे एक्सेस में हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो एक टाइम ऐसा भी होगा कि वो सेल क्या कर जाएगी, ब्रस्ट कर जाएगी। सेकेंड है हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन में एक जैसे नेचर होगा बाहर के इन्वायरमेंट का और सेल के अंदर के इन्वायरमेंट का। तो जितना वाटर बाहर रिलीज होगा उतना ही वाटर क्या है, इनर साइड में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो जो कंसंट्रेशन है वो सेल की वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, और सेल भी नॉर्मल कंडीशन में रहेगी। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो वाटर है सेल के इनसाइड से आउटसाइड में क्या करेगा, मूव करेगा। मूव होने के कारण अगर एक एक्सेस से ज्यादा वाटर मूव करता है तो यहाँ से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से सेपरेट होना शुरू हो जाएगी इन द केस ऑफ प्लांट सेल, और धीरे धीरे ये टोटली क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, जिसे हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोलाइज सेल भी बोल देते हैं। तो ये तीन कंडीशंस हैं, इन तीनों कंडीशन में जो सेल है वो अलग अलग तरीके से क्या करेगी, बिहेव करेगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, जब किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हमें किसी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। हाई कंसंट्रेशन से जो सब्सटेंस है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या है, मूव करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे सोलवेंट की जो कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इस तरफ सोलवेंट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो सोलवेंट के जो मॉलिक्यूल हैं अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या है, मूव करना शुरू कर देंगे, लेकिन इसमें किसी तरीके की एनर्जी की पार्टिसिपेशन नहीं होगी। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। सेकेंड है हमारे पास प्रोटीन के थ्रू अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो अगर किसी प्रोटीन की हेल्प से पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मीनिंग हम किसी प्रोटीन को यूज कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस को पास आउट करवाने के लिए सेल के इनसाइड या आउटसाइड, लेकिन किसी तरीके की एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है इसमें भी। तो ये टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट का, बट क्योंकि हम इसमें कैरियर प्रोटीन की यूज कर रहे हैं या चैनल प्रोटीन का यूज कर रहे हैं तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है कि कैसे सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं थ्रू द प्रोटीन चैनल्स, बट इसमें किसी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है। उसके बाद आता है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट, वही सेम दिखा रखा है कि कैसे कैरियर प्रोटीन ने यहाँ से किसी सब्सटेंस को लिया और सेल के दूसरी साइड पे उसे क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। हमारे पास जो कैरियर प्रोटीन होते हैं वो डिफरेंट वे से काम करते हैं। जैसे कुछ कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं, जैसे यहाँ से सब्सटेंस को इनटेक किया, फिर अपनी जो पूरी की पूरी कंफर्मेशन है उसे चेंज कर लेते हैं और दूसरी साइड पे उसे क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कैरियर प्रोटीन ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ से ओपन हो सकते हैं। यहाँ से सब्सटेंस को क्या किया, इनटेक किया, फिर यहाँ से क्या हुए, ओपन हुए और सब्सटेंस को यहाँ पे क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो कैरियर प्रोटीन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें पता है कि वो कैरियर प्रोटीन काम करेंगे जो कि अलोंग द कंसंट्रेशन काम कर रहे हैं, मीनिंग हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हम उनको ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, तो इसमें किसी तरीके की एनर्जी का यूज नहीं होगा। बट जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मीनिंग यहाँ पे मान लो हमारे पास कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो मूवमेंट आउटसाइड से इनसाइड होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट इनसाइड से आउटसाइड की तरफ हो रही है, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। तो इस तरीके की ट्रांसपोर्ट को करवाने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एटीपी की रिक्वायरमेंट है, और उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे इस सब्सटेंस को क्या किया, इनटेक किया, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ देखो ये हो रही है ट्रांसपोर्ट,
कि ऑलरेडी जहाँ पे सब्सटेंस की कंसंट्रेशन हाई है वहीं पर ही हम उसको क्या करवा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। सब्सटेंस को इसने क्या किया, इनटेक किया, और दूसरी साइड पे उसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, लेकिन यूज किसका किया, एटीपी का यूज किया। तो यहाँ पे जो शेप चेंज ट्रांसपोर्ट होगा वो क्या करेगा, मेम्ब्रेन में से सब्सटेंस को अलाउड करेगा ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो हमारे पास कैरियर प्रोटीन है वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एटीपी को यूज नहीं कर रहे तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप हो जाएगा, अगर वो एटीपी को यूज कर रहे हैं तो वो किसका टाइप हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का टाइप हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तभी होगा जब हम अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे दिखा रखा है, लेकिन हमारे पास जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो भी फर्दर दो टाइप का है। एक होगा हमारे पास एंटीपोर्ट और एक होगा हमारे पास सिम्पोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या है, दो सब्सटेंस एक दूसरे के अपोजिट ट्रांसपोर्ट करवाए जा रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, एक है एमिनो एसिड और एक दे रखा है सोडियम। सोडियम इस तरफ मूव कर रहा है और एमिनो एसिड इस तरफ मूव कर रहा है, तो दोनों के दोनों जो सब्सटेंस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंटीपोर्ट बोलेंगे। सिम्पोर्ट में क्या होगा, दोनों के दोनों जो सब्सटेंस है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे जो एमिनो एसिड है और जो अमोनिया है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिम्पोर्ट बोलेंगे। लेकिन जो दोनों में मेन जो सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी वही है कि दोनों में एटीपी का यूज हो रहा है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे एक ही डायग्राम में तीनों तरीकों के ट्रांसपोर्ट को दिखाया गया है। सिंपल डिफ्यूजन में किसी तरीके के कैरियर प्रोटीन की यूज नहीं हो रही और सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट करवाई जा रही है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, किसी न किसी चैनल के थ्रू जो सब्सटेंस है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस मूव कर रहे हैं विद द यूज ऑफ द एटीपी। उसके बाद है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस का सेल के इनसाइड इनगल्फ करना, इनटेक करना, उसके बाद उसकी डाइजेशन करना, इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या बनती है, कोई ना कोई एक वेसिकल बनती है, कोई एक वैक्यूल बनता है, वो क्या करता है, सेल के इनसाइड मूव करता है, और मूव करने के बाद उसका डाइजेशन कर दिया जाता है लाइसोसोम के द्वारा, और उस मटेरियल को यूज कर लिया जाता है। इस सारे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्योंकि हमें पता है कि सारा का सारा सब्सटेंस, सारा का सारा काम किसका है, सेल मेम्ब्रेन का, और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो हमारे पास जो एंडोसाइटोसिस है वो दो तरीके की होगी, एक है फैगोसाइटोसिस और एक है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मीनिंग क्या होता है, किसी भी सॉलिड मटेरियल को इनटेक करना, इसे क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग। और पिनोसाइटोसिस को क्या बोलते हैं, सेल ड्रिंकिंग। अगर वो लिक्विड मटेरियल का इंटेक कर रहा है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू तो इसे क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। अगर सॉलिड मटेरियल को इंटेक किया जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। अब देखो यहाँ पे एंडोसाइटोसिस दिखा रखी है, कैसे सेल मेम्ब्रेन में पहले वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, कैरी ऑन हो जाएगा, फिर उसकी क्या बनती है, वेसिकल बनती है। वो जो वेसिकल है या वैक्यूल है वो किसके साथ कंबाइन हो जाता है, लाइसोसोम के साथ कंबाइन हो जाता है, और वो लाइसोसोम उस सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर लेता है, और डाइजेस्ट होने के बाद उसे सेल में पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में क्या करवा दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है फॉर द यूज। तो यहाँ से पहले वेसिकल बनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, वो वेसिकल कंबाइन हो गई किसके साथ, लाइसोसोम के साथ, फिर डाइजेशन हुआ लाइसोसोमल एंजाइम के थ्रू, क्योंकि हमें पता है कि लाइसोसोम में सारे के सारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फिर वो जो डाइजेस्टिव मटेरियल है उसको यूज किया जाता है किसमें, लाइसोसोम में। फर्दर है कि लार्ज मटेरियल के बारे में, क्योंकि हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन के जो ट्रांसपोर्ट है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, मीनिंग जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते। तो जो लार्ज मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते तो वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू क्या है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा दिए जाते हैं। एंडोसाइटोसिस के अपोजिट एक जो टर्म होगी वो क्या होगी, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मीनिंग क्या है, सेल के बाहर रिलीज करना सब्सटेंस को। तो उसमें क्या होगा, पहले साइटोप्लाज्म में जो वेस्ट मटेरियल है उसकी क्या बनेगी, एक सिक्रीटरी वेसिकल बनेगी, और उस वेसिकल को बाद में कहाँ कंबाइन होगी, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू
के साथ कंबाइन होगी और वो जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल के बाहर क्या कर दिए जाएंगे, रिलीज कर दिए जाएंगे। तो दोनों जो प्रोसीजर हैं वो एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। उसके बाद हमारे पास है मेम्ब्रेन के फंक्शन, कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन है उसके जो फंक्शन क्या क्या है। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात करेंगे तो सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन है, हम समरी में बात करेंगे इनके सारे के सारे फंक्शन की। तो मेम्ब्रेन क्या करती है, केमिकल एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करती है। केमिकल एक्टिविटीज का मीनिंग क्या है कि जो भी केमिकल्स हैं किसी सेल में इनसाइड में ट्रांसपोर्ट होने हैं या आउटर साइड में ट्रांसपोर्ट होने हैं, तो वो सारे के सारे किसके थ्रू मैनेज किए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन उन्हें अलाउ करेगी ट्रांसपोर्ट करवाना, तभी वो मटेरियल क्या है, सेल के इनसाइड या आउटसाइड में ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो और भी बहुत सी केमिकल एक्टिविटीज हैं जिनमें की जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। सेल मेम्ब्रेन एक बाउंड्री बनाती है लिविंग सेल के बीच में और उसके बाहर की सराउंडिंग के बीच में। हम ऐसे कह सकते हैं कि एक लेयर है जो कि बाहर की सराउंडिंग को सेल के इनर साइड से क्या करती है, सेपरेट करती है। तो सिलेक्टिवली परमेबिलिटी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो हमारी मेम्ब्रेन है वो कैसी है, सिलेक्टिवली परमेबल है। तीन तरीके की टर्म्स होती है, परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल एंड द इम्परमिएबल। परमिएबल वो मेम्ब्रेन्स हैं जो हर तरीके के सब्सटेंस को अलाउ कर देंगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कि सेल वॉल हो गया। सिलेक्टिवली परमिएबल वो है जो कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को क्या होने देती है, ट्रांसपोर्ट करवाने देती है, जैसे कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। और थर्ड वन हमारे पास हो गई इम्परमिएबल, जो कि किसी भी तरीके के सब्सटेंस को क्या है, ट्रांसपोर्ट नहीं करवाने देंगी। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, मॉलिक्यूल के इनसाइड और आउटसाइड जो मूवमेंट है उसे क्या करेगी, वो कंट्रोल करेगी। उसके बाद है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो सेल को प्रोटेक्ट करती है एज अ बैरियर की तरीके से। बाहर का जो भी इन्वायरमेंट है, बाहर के जो भी चेंजेस होते हैं उन सभी से वो सेल को क्या करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। कौन से मटेरियल का इनसाइड में ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, किस मटेरियल को बाहर ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो उन सभी को भी कौन मैनेज करती है, सेल मेम्ब्रेन मैनेज करती है। सेल मेम्ब्रेन अलग अलग तरीके के मैसेजेस को रिसीव करती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर लगे होते हैं जो कि मैसेज को रिसीव करते हैं। बहुत से एंटीजन एंटीबॉडी की ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके जो रिसेप्टर है वो कहाँ लगे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। तो बहुत सारे मैसेजेस हैं जिनको रिसीव किया जाता है, फर्दर सेल में ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है और फर्दर उनके ऊपर कोई ना कोई रिएक्ट किया जाता है या सेल उसके अपोजिट क्या करता है, रिएक्शन शो करता है। तो वो सारा जो काम हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एज अ रिसेप्टर भी बिहेव करती है। सेल की मोबिलिटी भी डिपेंड करती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो स्मॉलर बैक्टीरिया या एल्गीज वगैरह होते हैं उनके ऊपर फ्लैजिला है जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अलग अलग टाइप की सेल हैं, उनका अलग अलग बिहेवियर है। तो वो सारे के सारे जो सब्सटेंस है वो कहाँ पे अटैच होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इतने सारे फंक्शन है जो कि अकेली सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, उन्हें मैनेज कर रही है। सिक्रीशंस हो गई, जैसे मैंने आपको एक्सोसाइटोसिस के बारे में बताया कि एक्सोसाइटोसिस क्या होती है कि सब्सटेंस को इनटेक तो करना भी है, लेकिन कुछ वेस्ट के मटेरियल को हमने सेल के आउटर साइड में क्या करना है, रिलीज करना है। तो वो भी किसके थ्रू हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। बहुत से सब्सटेंसेस हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू हो रही है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है। तो हमने इस पूरे टॉपिक में सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। तो सेल मेम्ब्रेन में अगर हम समरी की बात करें तो जो सबसे बड़ा फंक्शन आता है वो क्या आता है कि कैसे जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो हमें मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए कि वो पैसिव है, एक्टिव है, एनर्जी का यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस तरीके के जो सब्सटेंस है मूव कर पा रहे हैं, किस तरीके के सब्सटेंस है जो मूव नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो मूव नहीं कर पा रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। तो इन सभी चीजों का हमने किस में पढ़ा है, इस टॉपिक में हमने डिटेल में पढ़ा है। सो थैंक you so much.